हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीबी ब्रेन्स। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप आप लोगों ने लास्ट के वीडियोस को अच्छे से देख के समझ लिया होगा और उसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं आया होगा आपको। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों ने किए हैं बहुत अच्छी बात है। मेरे पास में कुछ हैंड रिटन्स वर्कशीट भी हैं जो मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए वो वर्कशीट जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसका लिंक मैं आपके PDF में यहाँ पर मैंशन करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सो आज की क्लास पूरी तरीके से हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स। तो उससे आगे आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा इसमें, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, PYQs भी हैं, तो वो मैंने वर्कशीट बना के रखी हुई है हैंड रिटन। उसमें मैंने कई सारे PYQs के लिए क्वेश्चंस बना के रखे हैं, तो आप लोग के लिए मैं वो PDF अवेलेबल करवा दूंगी। चले तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, मतलब टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास में। तो जैसे कि आपको पता है हमारे पास में लीनियर इक्वेशन दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास में टू वेरिएबल्स में है। तो देखो हमारे पास एक जनरल फॉर्मेट क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की पावर 2 नहीं होगी बेटा, दो वेरिएबल होंगे, नाम ही है ना पेयर ऑफ टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल का हमको पेयर चाहिए, तो वेरिएबल क्या क्या हो जाएंगे? x एंड y, जहाँ पर a, b और c क्या होगा? कांस्टेंट टर्म्स, दैट इज नंबर्स जो हम चैप्टर 2 में इंट्रो करके आए हैं। तो याद रखना बेटा a, b, c कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, पहले जाओ उनको अच्छे से समझो तो आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, चलो तो हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं दैट इज x एंड y। ये हमें क्या बना के दे रहा है बेटा? एक इक्वेशन। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था क्या कि अगर आपके पास में कांस्टेंट और वेरिएबल का कुछ न कुछ रिलेशन दे रखा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर x और y की पावर तो लीनियर ही है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमें? तो देखो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में एक पॉइंट आएगा या फिर x और y की एक वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक, ये x और y की वैल्यू क्या होती है बेटा? ये एक पॉइंट होता है, याद है ना आप लोगों को? दिस इज अ पॉइंट ऑन अ ग्राफ, पॉइंट ऑन अ ग्राफ। ग्राफ जानते हैं ना, हमने बचपन में भी पढ़े थे, 9th में भी पढ़े थे। जो ग्राफ पेपर आता है उसमें हम नंबर प्लॉट करते हैं। तो नंबर कैसे प्लॉट करते हैं? जैसे मैं यहाँ पर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए ओरिजिन है 1 2 3 4 5, ऐसे हम यहाँ पर ले ले तो 1 2 3 एंड 4। अगर मेरे पास में कोई एक नंबर है या कोई एक पॉइंट है दैट इज पॉइंट P, इसके वैल्यूज हमने 2,3 दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है हमने? 2,3। इट मीन्स क्या है? ये एक ग्राफ पे हमारे पास एक 2D प्लेन पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉइंट को करता है। तो पहली टर्म जो भी होगी हमारे पास x कोऑर्डिनेट की होगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास में y की होगी। इसे ही हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था? एब्सिस का एंड ऑर्डिनेट्स, याद है ना आप लोगों को? तो देखो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो x की वैल्यू कितनी? 2 एंड y की वैल्यू कितनी? 3। जब इन 2 और 3 को मिलाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर मेरे पास में एक पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर के अंदर ये जो इक्वेशन दे रखी है बेटा, किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी ग्राफ के अंदर, है ना। पूरा ग्राफिकल स्ट्रक्चर होगा। ठीक, अच्छा तो अगर ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी, ग्राफ पे लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, तो क्या सिर्फ एक ही लाइन को करेगी क्या? नहीं, क्वेश्चन मतलब हमारे चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन का भी क्या चाहिए हमको? पेयर, मतलब 2 चाहिए हमें। तो एक को हम लिख देते हैं a1x प्लस
b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये तो पहली लाइन हो गई हमारे पास। और दूसरी लाइन को हम क्या बोल देते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर क्या है ये हमारे पास में, आर रियल नंबर्स। क्या है ये हमारे पास, रियल नंबर्स। और याद है ना चैप्टर 1 में हम पढ़ के आए थे, रियल नंबर्स किसे बोलते हैं बेटा, जो हमारे पास में रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो ये सारे क्या है, रियल नंबर्स होंगे हमारे पास में। ठीक, अब a1x b1y और c1 ये क्या है हमारे पास में, दो लाइन से, क्या है बेटा, दो लाइन से। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आपने कहा कि फर्स्ट इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है ना, इस लाइन को मैं L नाम दे देती हूँ। एक दूसरी और लाइन होगी, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं क्योंकि लाइन है तो दोनों तरफ एक्सटेंड होगी हमारे पास, इसको मैंने M बोल दिया, L लाइन और M लाइन। ठीक, तो जब हम बात कर रहे हैं दो लाइंस के बीच में, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं। पहला, या तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग हो, है ना, या तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या तो ये लाइन पैरेलल्स हो सकती है एक दूसरे के, है ना। इनमें पॉसिबल कंडीशंस क्या बन सकती है, दो लाइंस किस किस तरीके से किन किन कंडीशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। या तो वो दोनों लाइन क्रॉसिंग में हो, इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन हो, या तो दोनों लाइन का पेयर क्या हो हमारे पास में, पैरेलल हो। और तीसरा क्या बेटा, तीसरा हम बात करते हैं कि क्या हो सकती है हमारे पास में, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन किसको बोलते हैं, कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, या तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, या तो दोनों पैरेलल होगी, या तो एक के ऊपर एक होगी, कंसाइड करते हुए होगी। ठीक है, ये तीन टाइप के पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास में एक जनरल ओवरव्यू है जहां पर हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, तो हम जो भी एनसीईआरटी ने हमें एक टेबल दे रखी है उस टेबल के लिए देखते हैं क्या होता है हमारे पास में। ये हमारे पास में लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल है। अच्छा, ये यहाँ पर दे रखा है कि आपके पास में क्या है, एनसीईआरटी ने इसको दे रखा है। मैं कुछ याद करने के ट्रिक्स बता देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के लिए वो चीज़ आसान हो जाए, है ना। बच्चे बार बार भूल जाते हैं कि क्या होता है। तो अगर इफ given lines are parallel, if given lines are parallel, कैसे पता चलेगा पैरेलल लाइन से, तो आपको पता है कंडीशन तो एक ही दे रखी है। दो लाइंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन को हमने लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंपेयर किसको करेंगे, तो इनके जो कांस्टेंट है ना बेटा, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, इनको कंपेयर करते हैं क्योंकि x और y तो हमेशा फिक्स ही रहेंगे। तो यहाँ से पहली कंडीशन कि आप क्या करो, a1 और a2 का रेशियो ले लो, किसके साथ में, b1 और b2 के साथ में, और c1 और c2 के साथ में। ठीक है, इन दोनों का रेशियो लो, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। एक्स वाई नहीं लिखना है। कई बार बच्चे यही गलती करते हैं, आप लोगों की यही मिस्टेक होती है कि आप क्या करते हो, अगर मैं कोई एक लाइन लिख रही हूँ, अभी मैं क्वेश्चन भी करके बताऊंगी, तो आप क्या करते हो, उसके साथ में एक्स भी लिख देते हो, वाई भी लिखते हो। वो तो लिखना ही नहीं होता है ना, क्योंकि वो तो लाइन के वेरिएबल्स होते हैं, है ना, तो उनको रिप्रेजेंट नहीं करना है। सिर्फ ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इनको लिखना है। तो देखो पैरेलल लाइंस होती कैसी है, दिखती कैसी है, ऐसे दिखती है या ऐसे दिखती है, याद है ना। या तो पैरेलल दो लाइंस ऐसे होंगी, या तो इस तरीके से होंगी, हॉरिजॉन्टल होगी या तो वर्टिकल होगी। तो हम इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं दो लाइन को पैरेलल बताऊं हॉरिजॉन्टल में, तो ये ऐसा कुछ साइन दे रही है, इक्वल वाला साइन दे रही है ना हमारे पास। तो देखो अगर पहला ही साइन मेरे पास में इक्वल का आ जाए, क्योंकि कंपेयर करना है, तो या तो तीनों इक्वल हो गया तो नहीं होगी हमारे पास। तो अगर मेरे पास पहली दो वैल्यू इक्वल आ जाए और ये इक्वल नहीं आए, इसको हटाना है, ये नहीं आनी है ना, सिर्फ एक ही पैरेलल का साइन आ जाए,
तो ये लाइंस कैसी होगी बेटा, पैरेलल लाइंस होगी। क्या बोला मैंने आपको कि अगर A1 A2 का रेशियो इक्वल आ जाए B1 B2 के रेशियो के, पर इक्वल नहीं आना चाहिए C1 C2 के, है ना, नॉट इक्वल का साइन ही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास में, कैसी लाइंस होंगी, इनका नेचर कैसा होगा, लाइंस होंगी पैरेलल लाइंस होगी। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि पहला अगर साइन मेरे पास इक्वल का साइन आ जाए, पहला साइन क्या आ जाना चाहिए, इक्वल का, सेकंड इक्वल नहीं आना चाहिए, वो तो क्रॉस होना चाहिए। तो अगर पहला ही साइन, एक साइन कोई हमारे पास में पैरेलल आ जाता है या इक्वल आ जाता है, तो लाइंस कैसी बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी। ठीक, दूसरा क्या, इफ गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कैसी होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस तो भैया से क्रॉस करते हुए आती है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, क्रॉस करते हुए। या आपको याद है पैरेलल लाइंस में कैसी लाइंस खींचते थे आप, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये इन दोनों को इंटरसेक्ट करती थी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये अगर कहीं सिंबल दिख जाए आपको शुरुआत में, स्टार्टिंग में ही दिख जाए कि A1 A2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू B1 B2 के रेशियो, और वह C1 C2 के तो बराबर ही नहीं आता है हमारे पास में, है ना, तो हमारे पास में स्टार्टिंग के देखना है आपने को, लास्ट वाले तो वैसे भी इक्वल नहीं होगा इन दोनों के लिए। तो अगर मेरे पास A1 A2 का रेशियो इक्वल नहीं है B1 B2 के रेशियो के, तो क्या होगा, लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, क्योंकि पहला साइन कैसा बन गया, इंटरसेक्टिंग वाला बन गया। पैरेलल लाइंस को ऐसे ही तो इंटरसेक्ट करते थे ना। देखो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जो कभी कभी हम बना लेते हैं, है ना, एनसीईआरटी या कोई थ्योरी बेस्ड काम नहीं है, ये कुछ ट्रिक्स है जो हमने हमारे क्वेश्चन को सॉल्व या इजी करने के लिए बना रखी है। तो ऐसे आप भी कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स बना के याद रखा करो, ताकि आपके क्वेश्चंस में कभी भी गड़बड़ ना हो, है ना। अब तीसरी लाइन क्या, तीसरी लाइन आपने बोला इफ गिवन लाइंस, लाइंस तो लिखना भूल ही गए थे अपन, इफ गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन क्या होनी चाहिए, एक के ऊपर एक होनी चाहिए, ऐसे एक लाइन जा रही है उसी के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, मतलब कंप्लीटली एक के ऊपर एक होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास में ये जो कंसाइड कर रही है, मिल रही है एक दूसरे से, ये लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो देखो अगर मैं इस लाइन की बात करूं और इस लाइन की बात करूं, तो दोनों इक्वल ही लाइन होगी, दोनों बराबर ही तो है ना, सेम वैल्यू, एक के ऊपर एक है, मतलब इक्वल है, और इक्वल है तो हमारे पास में दोनों साइन कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे कि इन दोनों साइन के बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दो, है ना, दोनों ही कैसे होंगे, साइन इक्वल साइन होंगे। अगर इक्वल साइन होंगे तो एक लाइन सीधी सीधी ड्रॉ हो जाएगी क्या। तो देखो A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। या फिर एक चीज और याद कर सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास में जो कांस्टेंट का रेशियो होता है सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंट लाइन में इक्वल होता है, बाकी दोनों में इक्वल नहीं होता है। तो जहां पर हमारे पास में कांस्टेंट का रेशियो y वाली टर्म, क्योंकि b क्या है, y की टर्म है ना, तो y के कोफिशिएंट के इक्वल आ जाए, या ये लास्ट वाला हमारे पास में इक्वल आ जाए, तो लाइंस कैसी होगी बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। कैसी लाइंस होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। अच्छा ये समझ में आया। इसके बाद में क्या, एक कंसेप्ट और बताती हूँ मैं यहाँ से। देखो क्या बोला आपने, एक तो लाइन होती है पैरेलल, एक लाइन होती है इंटरसेक्टिंग, और एक लाइन होती है कोइंसिडेंट। ठीक है, तीन तरीके के हमारे पास में लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं पेयर से। ठीक, अब क्या, अब मैं बताती हूँ। देखो यहां से हम बात करते हैं, ये वैल्यूज कंसिस्टेंस होगी, कंसिस्टेंट लाइन होगी या कंसिस्टेंट वैल्यू देगी, या ये इनकंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। ये कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस होता क्या है, इनकंसिस्टेंस और कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि भैया हमारे पास में ये जो दो लाइन दे रखी है ना, ये किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, किसी ना किसी पॉइंट पर मीट करनी चाहिए। मीट करना चाहिए मतलब मिलना चाहिए, या इन दोनों के पास में एक कोई कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ठीक, अब मुझे बताओ ये दोनों लाइन नीचे जो है कोइंसिडेंट लाइन, ये कितने प्लेसेस पे मिलेंगी एक दूसरे से, कितने इनके मीटिंग पॉइंट होंगे। तो देखो यहाँ तो इन्फिनाइट पॉइंट्स है हमारे पास में, कितने पॉइंट्स है हमारे पास में, इन्फिनाइट पॉइंट्स है। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एक दूसरे से
कनेक्ट कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे, ये कितनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में लाइन कैसी हुई बेटा, तो मेरे पास में जो कोइंसिडेंट लाइन होती है वो कंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट होती है मतलब क्या, इसके बहुत सारे मीटिंग पॉइंट्स होते हैं और इन्हीं बहुत सारे मीटिंग पॉइंट्स को अपन बोलते क्या है बेटा, इसके कितने पॉइंट्स होंगे, तो इसके होते हैं इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या, वो पॉइंट जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स और वाई की वैल्यू क्या दे रही थी, पॉइंट ही तो दे रही थी ग्राफ पे। अभी तो हमने रीड किया था यहाँ पर हमारे पास में क्या था बेटा, कि वो पॉइंट ही तो था जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा था लाइन को, है ना। जैसे हमारे पास में एक लाइन थी, तो लाइन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, एक पॉइंट ही तो रिप्रेजेंट कर रहा था आपके पास में। यही पॉइंट एक्स और वाई के फॉर्मेट में होता है ना। इसी पॉइंट को अपन ने क्या बोला था, एक्स और वाई, और यही एक्स और वाई की वैल्यू हमें क्या देती है बेटा, लाइन पे रिप्रेजेंटेशन देती है। ठीक, तो यहां से हम क्या सीखे कि अगर मेरे पास में कोई लाइन कोइंसिडेंट लाइन है तो वो कितने पॉइंट्स पे मिलेगी, इन्फिनाइट पॉइंट्स पे मिलेगी। तो इसकी कितने सॉल्यूशन, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके। और ये लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंस की इनकंसिस्टेंस, तो हम बात करते हैं लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन कंसिस्टेंस लाइंस होती हैं। ठीक, कंसिस्टेंस का मतलब जो कुछ ना कुछ पॉइंट दे हमारे पास में। ठीक, मीटिंग पॉइंट्स होना चाहिए, तो मीटिंग पॉइंट्स इनके पास तो बहुत सारे होंगे, तो वैल्यू तो कंसिस्टेंसी है। दूसरा हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग के लिए। बेटा ये दोनों लाइन कितने पॉइंट पे मीट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन कितने पॉइंट पे मीट करती है, ओनली 1। कितने पॉइंट पे करती है बेटा, 1 पॉइंट पे, मतलब इनका कुछ ना कुछ तो मीटिंग पॉइंट है ना। तो मेरे पास में कोइंसिडेंट के साथ में जो इंटरसेक्टिंग होती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस भी क्या होती है बेटा हमारे पास में, कंसिस्टेंस लाइंस होती है। इट मींस इनका भी कुछ ना कुछ मीटिंग पॉइंट होता है, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस बताना है कि क्या इनका मीटिंग पॉइंट होता है, अगर हाँ तो लाइन कंसिस्टेंस है, और हम अगर नहीं मिलती तो नहीं है। चलो उसका बताती हूँ अभी। अगर मिल रही है, मीटिंग पॉइंट है, और अगर मीटिंग पॉइंट बहुत सारे हैं तो कितने सॉल्यूशन इसके, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्टिंग हो गई, कितने पॉइंट पे मीट कर रही है बेटा, ओनली 1 पॉइंट पे मीट कर रही है। यहाँ पर देखो ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कितने पॉइंट आ रहे हैं इसके पास, 1। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या ऐसे भी लिखते हैं कई बार ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन। दोनों ही सही है, या तो सिर्फ और सिर्फ एक होगा, और इकलौती एक चीज है तो यूनिक हो गई वो अपने आप में। तो बस या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो ओनली 1 सॉल्यूशन। और लाइन ये दोनों कैसी हो गई, आपको पता है ना कैसी हो गई, कि इनका मीटिंग पॉइंट है दोनों के, तो कैसी लाइन से है, कंसिस्टेंस लाइंस हो गई। अच्छा, अब हमारे पास में आप बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस की तो डेफिनेशन ये होती है ना कि इनको इन्फिनाइट तक लेके जाओ, ये कभी मिलेगी नहीं एक दूसरे से। अगर मिलेगी नहीं तो क्या इनका कोई मीटिंग पॉइंट होगा क्या, नहीं मैम, मिलनी नहीं है तो मीटिंग पॉइंट होगा ही नहीं। और अगर मीटिंग पॉइंट ही नहीं है तो इसके कोई सॉल्यूशन निकलेंगे क्या। पहली बात तो अगर मीटिंग पॉइंट नहीं है मतलब लाइन कैसी है, इनकंसिस्टेंस। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होती है, दैट इज पैरेलल लाइंस, जो कि इनकंसिस्टेंस होती है। दूसरा, अगर ये लाइन इनकंसिस्टेंस है मतलब कहीं मिल ही नहीं रही है, और अगर मिलेगी नहीं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आएगा, है ना, वो पॉइंट ही नहीं मिलेगा मीटिंग पॉइंट। और अगर मीटिंग पॉइंट ही नहीं तो सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं। इसीलिए पैरेलल लाइंस में कितने सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, नो सॉल्यूशन होते हैं। आए समझ में। अब देखो यहां से मैं टेबल के अकॉर्डिंग बता देती हूँ आप लोगों को। ये पूरी टेबल है, आपने कर ली इस पूरी टेबल को, पता है हमने पूरा कर लिया इसको। कंसिस्टेंस होगी कि नहीं होगी, क्या होगी, सब कुछ। देखो लाइन को हमेशा हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो इस लाइन के लिए A1 क्या हो गया, A1 हो गया x का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जानते हो ना, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जिस वेरिएबल का जिस नंबर के साथ में, कोई भी एक वेरिएबल है, जैसे x वेरिएबल है, तो x वेरिएबल का जिस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई हुआ है वो नंबर क्या कहलाएगा, उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो x के साथ में किस नंबर का मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं,
बच्चे क्या आंसर देते पता है कभी कभी? 0। अरे भैया अगर 0 होती तो टर्म ही खा जाता, 0 सब कुछ खा जाता है, मतलब 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे इसमें। तो यहाँ 0 नहीं है, क्या है? 1। वेरिएबल के साथ में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 छुप जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा? a1 की वैल्यू कितनी? 1। ऐसे यहाँ से निकालेंगे b1, तो b1 की वैल्यू कितनी हो गई? -2। और c1 क्या है बताओ? c1 क्या है? कांस्टेंट टर्म दिख रही है क्या? नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। अगर नहीं है तो वैल्यू कितनी? 0। ऐसे इस लाइन के लिए निकालो, a2 कितना? 3, b2 कितना? 4 और c2 कितना? -20, है ना। तो अब अपन a1 a2 का रेशियो ले लें। तो a1 तो मेरे पास में 1 था, a2 मेरे पास में 3 था, तो a/3 आ गया। क्लियर? अब b1 अपॉन में b2 का निकाल ले, तो b1 मेरे पास में -2 आ गया था और b2 मेरे पास में 4 आ गया था, 2/4 का रेशियो आ गया। अगर इस 2/4 को मैं और कट कर दूं तो मेरे पास में 1 बचेगा और -2 बचेगा। तो क्या बताओ मुझे कि 1/3 कभी भी इक्वल होगा क्या -1/2 के? है ना, यहाँ तो गलत होगा। -1/3 कभी बराबर होगा क्या 1/2 के? नहीं होगा। नहीं होगा तो मेरे पास में पूरी वैल्यू क्या होगी बेटा? ये पूरी वैल्यू इक्वल ही नहीं आ रही। क्या शुरुआत के दोनों इक्वल हैं? नहीं है। अगर इक्वल ही नहीं है ये दोनों चीज, तो हम अगर रेशियो को कंपेयर करें तो a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। और मैंने क्या सिखाया था कि अगर शुरुआत में ही नॉट इक्वल का साइन आ जाए तो ये लाइन क्या होती है? तीसरी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। तो देखो आंसर कैसा आया? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कितने पॉइंट पे मीट करती है? क्रॉस करके देखो तो एक ही पॉइंट पे मीट करेगी, एक पॉइंट पे मीट करेगी। तो इसके एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन इट मीन्स इनके सॉल्यूशन कितने होंगे? तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक, याद हो गया? चलो अब ऐसे हम दूसरा कर लेते हैं। हमारे पास में दूसरा कितना दे रखा है बेटा? हमारे पास में 2x + 3y -9 हमको दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास में कितनी वैल्यूज आ गई? अगर इनको कंपेयर करेंगे हमारे पास में, तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 बना। यहाँ से भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 बना। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अरे ये तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो लाइन सीधे ही बन रही है मेरे पास में, किसी तरीके की रुकावट नहीं आ रही। और अगर लाइन सीधी जा रही है तो कैसी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। और कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। और अगर ये लाइन होती है तो लाइन का सोल्यूशन कितना होता है बेटा? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है। ऐसे ही तीसरी लाइंस में हम बात करते हैं कि यहाँ से 1/2 का रेशियो बना, यहाँ से 2/4 का रेशियो बना, पर तीसरे में क्या बना? 4/12। ये तो 1/2 बन गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो 1/2 की तो बराबर है, पर 1/3 के इक्वल नहीं आएगा। तो अगर a1 a2 है बराबर b1 b2 के, तो साइन किसका लग रहा है? इक्वल का। और अगर इक्वल का साइन लगेगा तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती है। तो कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। आगे समझ में बेटा? ये हमारे पास में पूरी टेबल दे रखी है। अब इस पूरी टेबल को मैंने बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स से आपको बता दिया है। आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, और अभी भी कोई डाउट है तब मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो तो आगे हम अब एक्सरसाइज 3.1 शुरू कर दें। ये तो हमारी लाइंस का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आप इसको निकाल सकते हैं किस तरीके से होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चंस। चलो अब क्या दे रखा है हमारे पास में? हमारे पास में दे रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1 b2, c1 c2 को आपको कंपेयर करना है और बताना है कि ये जो गिवन दे रखी है लाइंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये इंटरसेक्टिंग होगी एक पॉइंट पे, अगर पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्टिंग होगी एक पॉइंट पे मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन। तो आप क्या करोगे बेटा? सॉल्यूशन लिखना, ऑन कंपेयरिंग लिखना। ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करोगे? सबसे पहले ऐसे ही एग्जाम में भी लिख के आना, फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन को हम करेंगे a2x
प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। ठीक, अब कंपेयर कर दें तो यहाँ पर a1 की जगह क्या दिख रहा है हमको, ओनली 5 प्लस का x मत लिखना बेटा, वेरिएबल नहीं लिखते हैं, बार बार बता रही हूँ, भूल मत जाना कि यहाँ से सिर्फ x और y को छोड़ के बाकी सब लिख लेना, x और y नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, a1 तो 5 हो गया, b1 कितना हो गया, b1 इसको बोलते हैं तो माइनस का 4, और c1 कितना हो गया बताओ, प्लस का 8, है ना। दूसरा a2 कितना हो गया, a2 हो गया 7, b2 कितना हुआ हमारे पास में 6 प्लस का, और c2 कितना हुआ माइनस का 9। अब कंपेयर कर लेते हैं यहाँ से, a1 अपॉन में a2 कितना दे रखा है 5/7, यहाँ से ये लगाओ सेमीकोलन क्योंकि हम अलग अलग कंपेयर कर रहे हैं अभी, है ना। b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू माइनस का 4/6, 4/6 को और कट कर लो तो माइनस का 2/3 बचेगा, सेमीकोलन। c1/c2 8/9, 8/9 तो को प्राइम नंबर से, याद है ना, चैप्टर 1 में पढ़ा था कि 8 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर से, और इन को प्राइम नंबर्स का HCF कितना होता है 1, मतलब ये दोनों नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 की टेबल में ही आते हैं। HCF का मतलब क्या, वो कॉमन टेबल जिसमें दोनों नंबर आते होंगे। तो हमारे पास में ये दोनों नंबर कटेंगे क्या, ऐसे ही रहेंगे। तो अब देखो क्या a1 a2 बराबर है मेरे पास में b1 b2 के, नहीं, दीज आर नॉट इक्वल। तो हम यहां से क्या लिख देंगे बेटा कि a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। बस पहले तो दो कर लो, c1 तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या समझ में आया, क्या a1 a2 बराबर है क्या b1 b2 के, नहीं, बराबर तो नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये तो मुझे इंटरसेक्टिंग लाइंस दिख रही है, हाँ, कैसी लाइन से बेटा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन कितने पॉइंट पे मीट करती है, ओनली 1 पॉइंट पे मीट करती है, और अगर एक ही पॉइंट पे मीट करेगी तो इसका सॉल्यूशन कितना यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे। चलो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, मैं यहां से इसको कर देती हूँ रफ, आप इसको कर लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहां से कर देती हूँ इसको, डायरेक्ट लिख दूं। अब कंपैरिजन तो आपको पता है कैसे लिखना है, a1 a2 का ले ले कंपेयर, तो a1 a2 क्या है बेटा, यहां से 9, यहां से 18, b1 b2 क्या है हमारे पास में, यहां से 3, इधर से 6, और c1 c2 क्या है हमारे पास में, इधर पे 12, इधर पे 24, कट करें 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो तीनों ही इक्वल आ गए। और अगर तीनों इक्वल आ गए, a1 a2 का रेशियो इक्वल है b1 b2 के रेशियो, इक्वल है c1 c2 के रेशियो, तो हेंस लाइन क्या बन गई बेटा, एक ही कंडीशन, सब भूल जाओ। तो याद रखना, अगर ये लास्ट वाला साइन, ये वाला साइन अगर इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो ये कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, है ना। कोइंसिडेंट लाइन मतलब जो एक के ऊपर एक होती है, कंसाइड करती है पूरी तरीके से कंप्लीटली। और अगर एक के ऊपर एक है तो कितने पॉइंट्स पे टच कर रही है, बहुत सारे मीटिंग पॉइंट्स हैं, बहुत सारे मीटिंग पॉइंट्स हैं, तो लाइंस कैसी हो गई, सॉल्यूशन कितने हैं, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। आ गया समझ में क्या करना है। तो ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चंस दे दे बेटा तो आपको इसी बिहाफ पे करना है उन क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। रेशियोज को कंपेयर करके हमने ये देखा कि इन लाइंस का नेचर क्या है हमारे पास में। लाइंस या तो पैरेलल होगी, या तो इंटरसेक्टिंग होगी, या तो कोइंसिडेंट लाइन होगी, है ना। तो ये सारी लाइंस के हमने नेचर पढ़े। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास में कोई इक्वेशन दे दे, है ना, जैसे लाइंस दे दे, आपको बोल दिया मैंने 2x + 3y - 4 = 0 एंड 4x + 6y - 8 = 0। मैंने कोई दो रैंडम लाइंस ले ली आपके पास में, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास ये जो वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, ये वेरिएबल्स को सॉल्व करके बताओ कि x और y की वैल्यूज क्या क्या होंगे हमारे पास, ठीक। तो अगर आपको x और y को फाइंड करना है आपके पास में, तो हमारे पास में इसके लिए दो मेथड होती है। कितनी मेथड होती है बेटा, दो मेथड होती है हमारे पास में, ठीक। एक तो हमारे पास में कौन सी होती है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल
मेथड, और दूसरा हमारे पास में क्या होती है बेटा, दूसरी हमारे पास में मेथड का नाम है, उसमें दो मेथड्स होते हैं हमारे पास में जो मल्टीप्लिकेटिव होती है। मल्टीप्लिकेटिव में हमारे पास में दो मेथड होती है, कौन कौन सी, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो मैं आपको इन तीनों ग्राफिकल मेथड से भी करके बताती हूँ, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से भी करके बताती हूँ। चलो तो अपन पहले ग्राफिकल वाला करके देखते हैं कि आपके पास में दो लाइंस की इक्वेशंस दे रखी है और इनको अपने को ग्राफिकल पे बताना है, ग्राफ पे बताना है अब हमें, ठीक। तो मैं पहले तो लाइंस को क्या करूंगी, एक्स और वाई की वैल्यूज ले लूंगी। आपने मुझे एक्स और वाई बताया क्या था, ये बताओ। एक्स और वाई क्या है मेरे पास में, पॉइंट्स होते हैं नंबर लाइन पे, है ना। नंबर लाइन पे ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, इन्हीं एक्सिस पे क्या होते हैं, ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन यहाँ से पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो एक्स को ये रहने दो, वाई को उधर लेके जाओ, तो 5 प्लस का है, वाई प्लस में है तो उधर उठ के शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 5 के पास में माइनस, आ गया समझ में। अब यहां से पुट करो, रैंडमली पुट कर सकते हैं आप। पुट x इज इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट कर दूं, अगर x को मैंने 0 पुट किया, क्या पुट कर सकते हैं, आपके पास में इन्फिनिट नंबर है, -1 -2 -3 +1 +2 +3, कुछ भी पुट करो आप, है ना। यहाँ पर वैल्यूज आती जाएंगी x और y की। तो यहाँ से अगर मैंने x 0 पुट किया तो y कितना आना चाहिए, तो देखो x 0 तो 5 माइनस का y नेगेटिव इधर उठ के आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5, है ना। तो इसको आप यहाँ पे एक बक्से में बना लो भैया, हमारे पास में दो वैल्यूज निकाल लेना ताकि आपके पास में क्या आ जाए, लाइंस। अगर मैंने x को 0 पुट किया था तो y कितना आया था, 5। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर y को 0 पुट कर दूं तो ये पूरा लिखना आपको, है ना। मैं यहाँ पर एक बार वापस लिख देती हूँ, ये आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना होता है कि x इज इक्वल टू 0 तो y कितना हमारे पास में 5। ऐसे ही अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो x कितना हो जाएगा, 5 - 0 दैट इज कितना, 5। तो यहाँ से बना लो, कैसे बनेगा, अगर y 0 हुआ तो x कितना होगा, 5। ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, ये सिर्फ इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, x + y = 5 वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे थे आप, ठीक है। दूसरा बक्सा बनाओ। दूसरा बक्सा किसके लिए बना रहे हैं, दूसरी लाइन के लिए बना रहे हैं। सिर्फ 2 पॉइंट्स काफी है हमारे पास में। क्या दे रखा है बेटा, 2x + 2y = 20। मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ क्या फर्दर, सॉरी 10 दे रखा है, दे रखा है ना। देखो ये 2 दोनों के पास से अगर मैं सबको 2 से डिवाइड करूं, क्या करूं, LHS और RHS दोनों को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x + y = 5। तो वो तो सेम ही लाइन हो गई, है ना, बननी तो कोइंसिडेंट ही लाइन है। तो चलो अभी इसको 2 से डिवाइड ना करके मैं ऐसे लिख देती हूँ, 2x = 10 - 2y, तो x = कितना होगा, 10 - 2y/2। आया समझ में, मैंने क्या लिखा, 2y प्लस का था, इसको शिफ्ट किया यहाँ लिखा तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई का 2 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अगेन वही वाला कंसेप्ट करें कि अगर x को 0 पुट कर दें हम तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 = 10y - 2y। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 तो 0 हो गया। अब यहाँ पर माइनस का 2y इधर जाएगा तो प्लस का 2y, तो 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ गई। देखो बात तो वही है कि अगर मैं x को 0 रखूँ तो y कितना आना चाहिए, 5, ठीक। ऐसे ही अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो 2x = कितना होगा बेटा, यहाँ पर सॉरी ये वाले कंसेप्ट पे लिख रहे हैं ना अपन, तो x = कितना होगा, यहाँ पर मैंने y को 0 पुट किया तो 2 0 तो 0 हो गया, 10/2 मतलब कितना बचा, 5। तो अगर मैंने y को 0 पुट किया तो x कितना आ गया, 5, है ना। ये मैं यहाँ से अभी इसको रिप्रेजेंट कर, ठीक। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर ले, तो ग्राफ में आपका पहला बक्सा तो बोला कि अगर x 0 तो y 5 और अगर y 5 x 5 तो y 0। एक तो हमारे पास में ये x और y के सोल्यूशन आ गए।
एक क्या बोला था, एक ने भी तो वही वापस बोला, वही तो दोहराया आपने कि x और y की वैल्यू कितनी, अगर x 0 रखा तो y 5 आया था, x 5 रखा तो y 0 आ गया हमारे पास। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये रिप्रेजेंट कर रहे थे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 को, है ना, यही रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब आप बना लो ग्राफ, ये ग्राफ बना लिया, ये इसका y एक्सिस पॉजिटिव, ये इसका x का नेगेटिव, यहाँ पर x का पॉजिटिव एक्सिस और नीचे y का नेगेटिव एक्सिस। जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो हो गया ओरिजिन, है ना। अब इसको हम रैंडमली, देखो जब आप लोग एग्जामिनेशन में करेंगे तो ग्राफ पेपर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो आपको फटाफट सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, अपनी स्केल से मेजर कर लेना, है ना, स्केल से मेजर करके लिख लेना। तो यहाँ पर मैं अपने एक रैंडमली लिख रही हूँ, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। ऐसे मैं यहाँ पर भी लिख लेती हूँ -1, -2, -3 और -4। ऐसे ऊपर भी लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन लास्ट 6। नीचे लिख लो -1, -2, -3, -4 और -5, है ना। अब यहाँ से बनते पॉइंट्स बेटा, तो पॉइंट्स क्या बनाता है, x, y, x और y मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास एक पॉइंट बनाते हैं, है ना। तो अगर मैं x को 0 रखूं, x 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर x 0 का मतलब क्या होता है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। y कितना होगा 5, तो यहां से, तो एक पॉइंट यहाँ मिला बेटा, x और y को मिलाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा मेरे पास में, दैट इज एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक। ऐसे ही अगर मैं x को 5 रखूं, x को मैंने रखा 5, तो y कितना रखना पड़ेगा 0, तो एक पॉइंट तो यहाँ पर बना हमारे पास, ठीक। तो हमारे पास में इन दोनों से मिलके लाइन कौन सी आ गई, तो ठीक है अपन लाइन बना लेते हैं यहाँ से, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। मैं लाइन वाला शेप ले लेती हूँ, ठीक है। अब इन दो पॉइंट को अपन मिला लेते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक लाइन मिला ली। आ गया समझ में, 2 पॉइंट से मिला के हमने क्या कर लिया बेटा, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक। अब हम वापस क्या करते हैं, इसके लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या बोला कि अगर x 0 है, ठीक है, अगर x 0 तो y यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर मैं दूसरे से मार्कर से ले लेती हूँ, y हमारे पास में कितना होगा 5, मतलब मेरा एक दूसरा पॉइंट भी यहीं आना है। दूसरा अगर x 5 है, मतलब यहाँ पर आप बोल रहे हो, तो y भी कितना हो जाना चाहिए 0। तो एक लाइन तो आपने ये बोली थी, दूसरी लाइन हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखो दूसरी लाइन के लिए अपन ले लेते हैं, मैं रेड ले लेती हूँ, है ना। दूसरी लाइन भी तो यही आ रही है, x से स्टार्ट होके ये y तक जा रही है ना। तो आपको दिख रही है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कंसाइड करती हुई, है ना, एक दूसरे से मैच करती हुई। तो लाइन हमारे पास में यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 भी वही आई, और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 भी वही लाइन आई। तो ये लाइन कैसी है हमारे पास में, क्या दिख रही है आपको, कोइंसिडेंट लाइन, और इनके बारे में इंफॉर्मेशन अभी जस्ट हमने पढ़ा। तो आगे आप लोगों को समझ में कैसे ग्राफ पे करना है ना। ऐसे एक और कोई इक्वेशन मैं आपको बता देती हूँ, देखो एक और हम इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे मेरे पास में लिखी हुई है, मैं बताती हूँ आपको। मैं लिख लेती हूँ 2x प्लस 4y तो ये इक्वेशन मेरे पास थी, मैंने एग्जाम में जो हमारे एनसीईआरटी है उसके एग्जाम्पल से उठाई है ना। तो ये इक्वेशन हमारे पास में दे रखी है। अब अगर मैं इसको देखूं कि लाइंस बनेगी कैसे, तो लाइंस हमारे पास में पैरेलल बन रही है, इंटरसेक्टिंग हो रही है। पहले अपन एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ a1 2/1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू -12/4, तो ये कट होगा, यहाँ से तो 2 ही बचा, यहाँ से भी 2 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, और यहाँ से बनेगा ये 3 टाइम्स। तो ये तो इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स लाइन कैसी बन रही है बेटा, पैरेलल लाइंस बन रही है। चलो, तो ये तो हमको पता चल गया कि ग्राफ पे कैसी लाइन रिप्रेजेंट करनी है अपने को, पैरेलल लाइंस। अब हम यहाँ से पहली लाइन के लिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखो
अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ ताकि मुझे आसानी हो। तीनों नंबर ही 2 की टेबल में आते हैं, तो ये x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तो मुझे क्या करना है, मैं x को यही रखूंगी, ये माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना, ताकि अपने पास में एक इंडिविजुअल x की वैल्यू आ जाए। अब यहाँ पर अपन छोटा सा अपना वही बक्सा बना लेते हैं, है ना, ये बक्सा बनाना जरूरी है, नहीं तो नंबर कैसे प्लॉट करोगे आप, पॉइंट्स कैसे प्लॉट करोगे आप। अगर मैं 0 से ही शुरू करते हैं अपन, है ना, तो आसानी हो जाएगी हमारे पास। अगर मैं y को 0 पुट कर दूं, y को 0 पुट कर दूं, तो ये पूरी टर्म 0, तो बच्चा कितना बेटा, सिर्फ 6। आगे समझ में। अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट कर दूं, किसको 0 पुट कर दूं, x को 0 पुट कर दूं, तो ये तो 0 हो गया, ये 6 माइनस का 2y, ये माइनस का 2y इधर शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y कितना आ गया मेरे पास में, y आ गया 3। एक तो ये बन गया हमारे पास में। एक और क्या, ये तो ऑलरेडी दे रखा है, x इज इक्वल टू 4 माइनस का 2y, इसका भी बक्सा बना लेते हैं अपन, इसके बक्से में भी x और y लिखेंगे, है ना। तो अपने पास में अगेन कि अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो x कितना बचेगा, ओनली 4, और अगर मैंने x को 0 पुट कर दिया तो 4 माइनस 2y, माइनस का इधर आएगा तो प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो हमारे पास से x 0 रखने पे y कितना आ गया, 2। अगेन वापस वही रिप्रेजेंटेशन करें अपन, है ना, x और y के लिए अपन वैल्यूज बनाते हैं। अब मैं फटाफट आपको बता देती हूँ कि ग्राफिकल में कैसे करना है। मैं रैंडम ले रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर x 6 तक जा रहा है, तो मुझे 6 तक तो लाइन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर -1 -2 -3 लेने देती हूँ, है ना, क्योंकि नेगेटिव तो कोई नंबर ही नहीं है। ऊपर कितना जा रहा है, मैक्सिमम बाय 3 तक जा रहा है ना, तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, और ये एक पॉइंट और ले लेते हैं 4। नीचे -1 -2 -3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इस लाइन के लिए लेते हैं। अगर x 6 है, अगर x को 6 पे रख दूं, यहाँ पर रख दूं, तो y कितना होगा उसका 0, तो एक पॉइंट तो ये बन गया मेरे पास में, मतलब यहाँ पर। अगर मेरे पास में x 0 है तो y कितना होना चाहिए, y होना चाहिए यहाँ पर 3। आगे समझ में इतना तो अब अपन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन दोनों को लेके। हमारे पास कितनी आएगी लाइन ड्रॉ, तो यहाँ से कर लो बेटा, एक लाइन ऐसे चल रही है हमारे पास में। ठीक, इन दोनों को मिलाते हुए अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, यहाँ से लिख देना बेटा, ये लाइन की इक्वेशन क्या है। तो ये लाइन जा रही है आपके पास में x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है ये हमारे पास में, है ना, तो कभी कंफ्यूज नहीं हो गए। दूसरा क्या, दूसरा आपने बोला कि अगर x आपके पास में 4 हो, कहाँ दिख रहा है x4, ये दिख रहा है, देखो x4 तो y तो 0, ठीक है, और अगर x 0 तो y कितना 2, यहाँ पर कहीं जा रही है हमारी लाइन, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इससे भी लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो देखो ये अपने पास में लाइन बन रही है। ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा, ऊपर वाली की लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये नीचे वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, ये वाली कौन सी, हमारे पास में x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइन कैसे दिख रही है आपको, पैरेलल जा रही है ना। अगर अपन इसको देखें तो दोनों लाइंस कैसे जा रही है अपने पास, पैरेलल जा रही है। तो लाइन समझ में आई कैसे करना है आपको, है ना, हमेशा 0 रख के कर लो। अगर कभी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आ रही है तो क्या करोगे बेटा, फिर अलग अलग रैंडम नंबर ढूंढो, जैसे 1 रख के देखो या -1 रख के देखो, या तो +1 +2 +3 +4, या तो -1 -2 -3 -4। आप x और y अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आपने हमेशा 0 ही रखा, क्या हम 1 2 3 रख के नहीं कर सकते थे, कर सकते थे बेटा, पर ये 0 क्या होता है, 0 एक बहुत बेसिक वैल्यू होती है, क्योंकि हमको सिर्फ पॉइंट हमारे पास एक्सिस पे प्लॉट करने पड़ते हैं, तो हमको ढूंढना नहीं पड़ता उनको कहीं पर भी। अगर मेरे पास ऐसा कोई पॉइंट आता है 2,3, तो फिर मुझे उसको प्लॉट करना पड़ता है कि 2 ये है 3 ये, फिर यहाँ पर पॉइंट बनाते, फिर उससे लाइन ड्रॉ करते, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग आ जाता। तो बेहतर है 0 से शुरू करो। अगर 0 नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, उसको जो भी आपको नंबर्स डालना है आप डाल के कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। ये तो एक ग्राफिकली मेथड से मैंने आपको बताया, अब आप इससे भी क्वेश्चन करके देख सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, और हमेशा पूछते हैं। ठीक,
चलो, तो हमारे पास में उसने दे रखा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस वर्ड प्रॉब्लम के लिए फाइंड करनी है और उनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये ग्राफिकली जो इक्वेशन बनेगी वो आप लोगों को करना है, ठीक है। मैं सिर्फ इसका क्या बता देती हूँ आपको, वर्ड प्रॉब्लम का जो इक्वेशन बनेगा वो बता देती हूँ, ठीक है। चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं अपन। सॉल्यूशन में आप क्या बोल रहे हैं, 10 students of class 10th took part in mathematics quiz if इंफॉर्मेशन होता है, if हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दे देता है। The number of girls is 4 more than number of boys. तो find the number of boys and girls who took part in the quiz. उस कंपटीशन में कितने लिए। तो देखो लेट, अब भैया नंबर ऑफ गर्ल्स कुछ होंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ कुछ होंगे, क्योंकि क्लास में अगर हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स कुछ है, बॉयज़ कुछ है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही बोल रहे हो आप। तो लेट द नंबर, मुझे पता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है या बॉयज़ क्या है, तो नहीं पता तो एक्स और वाई ले लो। नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स है ना, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई। According to question, ATQ, according to question, आपने क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पहली इन्फॉर्मेशन ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, टोटल कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है 10। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ दोनों को प्लस कर दूँ तो दोनों का टोटल कितना बन रहा है आपके पास में, 10 बन रहा है। और अगर एक्स और वाई में वेरिएबल है बेटा, इक्वेशन है एक्स और वाई में, तो 2 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए भी हमें 2 इक्वेशन चाहिए रहेगी, है ना। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड एक और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज वाज विल हमारे वर्ड प्रॉब्लम में इक्वल बनाते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने एक्स बोला था, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स इज मतलब मैं यहाँ पर दे देती हूँ इक्वल का साइन, ठीक। वर्ड प्रॉब्लम डिकोड करना शुरू कर दोगे तो बहुत अच्छा आपके पास में इक्वेशन बनने के लिए हैबिचुअल हो जाओगे आप, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज का मतलब इक्वल 4 मोर का मतलब क्या है, ज्यादा, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, मोर है, ज्यादा है, किससे के कंपैरिजन में, देन द नंबर ऑफ बॉयज। एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने थे मेरे पास में, ये तो वाई थे, है ना। तो ये प्लस का वाई इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्या, या फिर देखो x प्लस वाई यहाँ पर दे रखा है हमारे पास में, इस x की वैल्यू को उठा के हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x आ गया ना, कितना है 4 प्लस y आ गया हमारे पास में। तो हमारे पास में इक्वेशन सॉल्व कैसे हो जाएगी बेटा, अब ये x की जगह पे मैं ये दोनों नंबर लिख सकती हूँ, 4 प्लस y इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास में 4 प्लस y और y कितने y हो गए, 2y। तो 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि अकेला नंबर है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 में से 4 गया तो बचेगा 6, ये मल्टीप्लाई में 2 था, इधर आया तो डिवाइड में। तो यहाँ से y कितना बन गया, टोटल 3। अगर y 3 है तो x कितना आ जाएगा, x कितना होगा, x के लिए तो इक्वेशन दे रखी ना बेटा, तो 4 प्लस 3 दैट इज कितना आया, 7। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आपके पास में, 7 है, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3 है ना। वापस से वही देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि मैथ स्टेप बाय स्टेप करोगे, सीढ़ियों की तरह होता है, अगर ऊपर जा सकते हो तो नीचे भी आ सकते हो, मतलब वाइस वर्सा चलता है। तो एक बार वेरीफाई कर ले फटाफट कि आपने जो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दे रखे हैं क्या मेरे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर रहे हैं वो। तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आई, 7 आ गई, और y कितना आ गया, 3 आ गया। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो x और y मतलब 7 और 3 का सम 10 आ रहा है, हाँ भैया आ रहा है, वेरीफाइड हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये दे रखी थी आपको, क्या दे रखी थी कि x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अरे भैया इरेजर पे हूँ मैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो अगर 4 प्लस वाई है, x तो मेरे पास में कितना आ गया था बेटा, अगर ये प्लस का है यहाँ पर, मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख दूँ, है ना। x कितना है मेरे पास, LHS और RHS से सॉल्व कर लें, तो x तो आपने 7 दे रखा था, y प्लस
y की वैल्यू कितनी है, y तो है हमारे पास में 3, तो यहाँ तो 7 है, और 4 + 3 7, LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस जो हमने सॉल्व किया है बेटा वो वेरीफाइड हुआ क्या हमारे क्वेश्चन में, हाँ हो गया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कैसे हुआ बेटा, सॉल्व हो गया। ये करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो मैंने आपको बता रखे हैं कि ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं आप अगर आपको एग्जामिनेशन में करना होगा तो, क्योंकि क्या होता है ना फटाफट में क्वेश्चन कभी कभी गलत आ जाता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि मैंने जो आंसर निकाला, कभी कोई क्वेश्चन में डाउट हो कि हमको नहीं समझ में आ रहा है या मैंने जो आंसर निकाला क्या वो आंसर सही है, तो जो आपका क्वेश्चन था उसमें रख के देख लो, अगर आंसर वेरीफाई हो गया तो हाँ आपने सही निकाला, और अगर गलत आया तो गलत है बेटा, है ना। तो कर लेना इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें। हाँ इक्वेशंस मैंने बना दी बेटा, लाइन बना दी आपके पास में दो, एक तो ये है और एक ये लाइन है। अब इन दोनों लाइन को ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है ना, वो आपकी जिम्मेदारी है, तो आप उसको करके बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हमको करना है। क्या दो क्वांटिटी, जब हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा कि वर्ड प्रॉब्लम दे दी, अब हमको समझ ही नहीं आया है कि क्या फाइंड करना है, तो पहले तो देखो क्वांटिटी कितनी दे रखी, किन किन को फाइंड करना है आपको। तो आपने बोला आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ एक पेन और एक पेंसिल को फाइंड करना है। तो क्या आपको पेंसिल की कॉस्ट पता है क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि आपने तो टोटल पैसे दिए हैं कुछ ना कुछ। और पेन की पता है क्या, नहीं। तो यहां से हम ले लेते हैं लेट द कॉस्ट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा जब आपने मेरे पास में आप लोगों ने शायद तक बोट एंड स्ट्रीम और सरफेस एरिया वाले जो वीडियोस देखे होंगे उनमें मैंने बताया होगा कि जब कोई क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में जो फाइंड करना होता है ना उसे ही लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट को आप बोल दो भी x रुपीज, है ना, रुपीज में ले लेना क्योंकि क्वांटिटी को अपने को रुपीज में फाइंड करना है, रुपीज x, एंड सेम एज इट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी 5 रुपीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से लिखना वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, क्योंकि तो अब हमने लेट किया। अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, कितनी पेंसिल खरीद रहे हो, एक पेंसिल तो 5 रुपए की है, तो 5 पेंसिल कितने रुपए की होगी, 5 × x की होगी, है ना। जैसे मैं बोलूँ एक पेन 5 रुपए का है, तो अगर मैं 5 पेन खरीदूंगी तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 5 × 5 = 25, तो हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा। एंड साथ में और क्या ले रहे हो, 7 पेन भी ले रहे हो, तो पेन तो y थे, एक पेन की रुपीस प्राइस 7 रुपए है, तो 7 पेन की 7 में y में मल्टीप्लाई कर देना। अब इन दोनों को एक साथ ले रहे हो आप, और एक साथ का मतलब होता है 7 मतलब प्लस ऐड कर रहे हो। तो कॉस्ट कितने दे रहे हो, पैसा कितना दे रहे हो दुकानदार को, 50 रुपीज पे कर रहे हैं आप, है ना। बस एक इक्वेशन बन गई। जबकि दूसरी बार पे 7 पेंसिल खरीदी तो 7x खरीदा प्लस 5y खरीदा, ठीक है, तो कितने पैसे देने पड़ेगा, 46, ठीक। तो ये हमारे पास में तो इक्वेशन बन गई। यहाँ से एक मुझे कंसेप्ट याद आया आप लोगों के लिए, ये जो इक्वेशंस बताइए तो ग्राफिकली आप सॉल्व करोगे, या तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे या तो एलिमिनेशन से करेंगे। एक छोटी सी वैल्यू और बताती हूँ आप लोगों को x और y सॉल्व करने के लिए, ध्यान से सुनना, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन इजी बन जाता है। अगर इफ अगर आप लोगों के पास में पहली इक्वेशन का, अगर आप लोगों के पास में पहली इक्वेशन का x का जो भी कोफिशिएंट हो वो दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन जाए, है ना, क्रॉस हो गया देखो यहां से। और अगर यहां पर पहली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट बन जाए, मतलब ये तो क्रॉस हो गए, ये वैल्यू इधर आ जाए और ये वैल्यू इधर आ जाए, क्रॉस हो गया, उल्टा हो गया, तब आप क्या करोगे बेटा, तो आप बस 2 चीज करना। क्या बोला मैंने, फिर से समझो, कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है, ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला कि अगर इधर ऊपर वाली का x का कांस्टेंट, x के साथ में जो भी नंबर है वो y वाले के पास चला जाए साइन के साथ, सेम साइन के साथ। अगर ये प्लस था तो देखो यहाँ पर भी प्लस ही आया, अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस है, अगर माइनस होता और यहाँ पर भी माइनस होता तो ही एप्लीकेबल है ना। तो देखो अगर इस टाइप से कुछ हमारे पास में इक्वेशन आ गई है ना हमारे पास में
कि 5x जो है हमारे पास में कोफिशिएंट y का बन जाए, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का, सेकंड की y कोफिशिएंट बन जाए, और यहाँ पर फर्स्ट वाले का जो y का कोफिशिएंट है वो x का बन जाए, मतलब ये नंबर्स क्रॉस हो जाए आपस में। और बस इन्हीं को देखना है, x और y, कांस्टेंट मत जाना है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। तो आप क्या करोगे, पहले एक काम करना, ऐड कर देना इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। आगे समझ में? एक क्वेश्चन और करके बताऊंगी, है ना। देखो, तो जब मैंने ऐड किया तो x वाले नंबर को x वाले नंबर से प्लस करना है, तो 7 और 5 कितना हो गया बेटा, 12x प्लस 7 और 5 अगेन कितना हुआ, 12y इज इक्वल टू, ये कितना हुआ मेरे पास में, ये हुआ 96। आगे समझ में? अब इन सब के पास में क्या ये सारे नंबर हमारे पास में 12 से डिविजिबल हैं? तो हाँ है, 12 1 जा 12, अगेन 12 1 जा 12, और ये कितने टाइम चला जाएगा हमारे पास में, 12 8 जा, है ना। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। आए समझ में? मैंने क्या किया, पहले तो दोनों इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर इनके x और y के कोफिशिएंट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब इनकी इस तरीके से सेम आ जाए, तो हम दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देंगे। ऐड करने से मेरे पास एक तीसरी इक्वेशन बनेगी, उसमें ये जो x और y होंगे ना हमेशा सेम होंगे, और सेम इस तरीके से होंगे कि सब डिविजिबल होंगे एक ही नंबर से, है ना। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब क्या करोगे, ये तो एक इक्वेशन बन गई, एक और बनाओ, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट 1 को 2 से करो, 2 से 1 को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। 5 में से 7 गया, कितना बचेगा, 5 में से 7 गया, कितना माइनस हुआ, तो बेटा माइनस का 2x, क्योंकि 5 छोटा है 7 बड़ा है, बड़े नंबर का साइन लगता है अपने पास, है ना। अब यहाँ 7 में से 5 गया, तो 7 बड़ा नंबर है और पॉजिटिव है, उसमें से माइनस कर रहे हो 5 को, तो प्लस का 2x बचना चाहिए था आपके पास में, सॉरी 2y बचना चाहिए था, है ना। क्या बचना चाहिए था अपने पास में, 2y इज इक्वल टू, है ना, प्लस का बचेगा, ये याद रखना। 50 में से 46 माइनस किया, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, तो यहाँ लिख दो 4 प्लस का। अब क्या करोगे बेटा, अब मुझे दिख रहा है ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, अभी जैसे ऐसे कैसे इसमें कर लेते हैं, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास में, -2 से डिवाइड कर देते हो सबको, तो यहाँ से माइनस का x बचा, प्लस का y बचा, इज इक्वल टू प्लस का 2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। आए समझ में? मैंने क्या किया बेटा, देखो हमने क्या किया था, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ऐड करने पे 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 96 आया, और ये सारे नंबर 12 की टेबल से डिविजिबल थे, तो हमने उसको ऐसे कर दिया। मतलब मुझे x और y में लीनियर चाहिए, x भी 1x 1y में होना चाहिए। फिर एक बार हमने माइनस किया, तो साइन का ध्यान रखना आप लोगों को, यहाँ से साइन में कंफ्यूजन नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। माइनस का 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4, तो तीनों ही नंबर 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास में x और y में एक इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व कर लो, आपके पास में डायरेक्ट x और y आ जाएंगे, तो x प्लस y कितना आ गया 8, और माइनस x प्लस y कितना हो गया बेटा 2। सॉल्व कर लो, -x से -x ऐड कर रही हूं मैं, तो y और y कितने y 2y, तो 8 और 2 10, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5, है ना। और ऐसे अगर मैं यहाँ से इनको माइनस कर दूँ, या फिर किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू, आपने बोला था 8 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3 आ गई, है ना। आगे समझ में बेटा क्या किया हमने कि x और y को हमने इसको और फर्दर सॉल्व कर दिया, और उससे x और y निकाल लिए। आप बोलो नहीं मैम हम तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से कर सकते थे, तो आप कर सकते हो बेटा उससे भी, पर कैलकुलेशन बहुत लेंदी चला जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजिट आ जाएगी। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा है तो तुमको जो अच्छा लगे, और अगर नहीं है तो फिर तो ये मेथड अपना सकते हो, क्योंकि इजी पड़ जाएगा, है ना, डिजिट्स भी छोटे हो जाएंगे और फिर इजी भी हो जाएगा। ठीक, अब क्या करोगे, ये तो आपके पास में आ गया, तो 1 पेन और 1 पेंसिल के लिए, तो 1 पेन को आपने x माना था, पेंसिल को x माना था, तो x 3 रुपए की पेंसिल है, पेन कितने का है y रुपीस का है। अगेन हमारी ट्रिक पे चले, मतलब क्या कि हमने जो वैल्यू बोली थी, ये वेरीफाई करने वाली कंसेप्ट को, इसको अपन करते हैं। देखो क्या लिखा था आपने, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 था, और यहाँ से कितना था बेटा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 था, है ना, यही था। और x कितने रुपए था हमारे पास में, x था हमारे पास में, ऐसे देख लेते हैं अपन,
x था 3 रुपये, y था 5 रुपये, x था 3 रुपये, y था 5 रुपये। अब LHS में पुट कर दो तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 7 5 ज़ा 35, तो 5 और 5 10, 3 से कैरी 3 4 और 8 5 हो गया वेरीफाइड मेरे पास में, आंसर आ गया। अगेन वापस यहाँ पर एक बार और कर लो कि 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 5 ज़ा 25, तो 5 4 1 6, 2 और 2 4 मेरे पास में RHS से हो गया। हेंस हमारा जो भी आंसर निकला वो सही निकला। अब दो इक्वेशन है आपके पास में, इन दो इक्वेशन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं अब अपन। चलो तो यहां से आप लोगों का ग्राफिकल खत्म हो गया। अब मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ बेटा, अब हम करना स्टार्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना सब्स्टिट्यूशन। तो ये वाले को क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना होता है दूसरे के बिहाफ पे। कभी कभी जैसे कि मुझे कोई काम दिया गया है ना, और मान लिया कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मेरे उस काम को कौन करेगा, मेरा सब्स्टिट्यूट करेगा, मेरा रिप्लेसमेंट करेगा। कोई ना कोई को मुझे रखना पड़ेगा ताकि मेरे उस वर्किंग को वो कंप्लीट कर पाए, है ना, मेरे बिहाफ पे वो काम कर पाए। तो यहाँ पर उस पॉइंट पे हम उस वेरिएबल का क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन। तो देखो कैसे करेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 इज इक्वेशन नंबर 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा है अपने इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पहली वाली ले लो, तो x को यही रखा रहने दो, y को उठा के इसके पास लेके जाओ, तो 14 माइनस वाई। अब यहाँ एक अकेला होना चाहिए ना, अगर 2 मल्टीप्लाई में कुछ भी हो तो आप सबको उधर लेके जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, और मेरे पास में इंडिविजुअल x की वैल्यू चाहिए, है ना। मैं इसमें इक्वेशन नंबर 1 से करके बता रही हूँ, इसमें इक्वेशन नंबर 2 से करके बता दूंगी। किसी में भी लगाओ, किसी भी इक्वेशन को रख के सॉल्व करो, आंसर वही आना है। अब ये बन गई मेरे पास में एक तीसरी इक्वेशन, तो हम यहाँ से लिखेंगे बेटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्या, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। कहाँ से निकाला था ये आपने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो 1 से निकाला हमने, तो किस में डालेंगे अपन इसको, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो मैम ऐसे क्यों, आपने 1 से बनाई और 2 में पुट करी, क्या हम फर्स्ट में इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते थे। तो बेटा एक चीज समझो कि अगर यहीं पे पुट कर दोगे वापस, तो क्या तुम्हारे वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे क्या, वो तो वापस वही की वही चीज घूम फिर के आ जानी है ना। 14 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा वो तो ये तो लॉजिक ही नहीं बनता है यहाँ से, है ना। तो हमको फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल निकालना है और सेकेंड में पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है ना, ये वर्ड के मार्क्स मिलते हैं बेटा। पुट कर दो, तो x की जगह पे आप क्या लिखोगे, 14 माइनस वाई, ब्रैकेट में डाल दो, माइनस का y बाहर चल रहा था। अब ना कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व कर दे, तो नहीं बेटा, ब्रैकेट लगा हुआ है, सॉल्व करो उसको। तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस का 2y हो गया हमारे पास में, 2y इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास में 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 चल रहा था, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, 2y को इधर लेके आ जाओ, 4 को उधर लेके चले जाओ, 4 आएगा इधर नेगेटिव, 2y इधर आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ से बचा 10 इज इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से y की वैल्यू हो गई 5। ठीक, बोर्ड की कमी होने के कारण हम ऐसा कर सकते हैं। चलो, तो हमारे पास में अगर y 5 आ गया हमारे पास, तो x की वैल्यू क्या निकाली थी आपने सब्स्टिट्यूशन में, x निकाला 14 माइनस वाई, तो यहाँ से x निकाल दो डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। क्या बोला था, y कितना है बेटा, 5 है, तो 14 में से 5 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचना चाहिए मेरे पास में, 9 बचेगा, है ना। बस आंसर निकल के आया। समझ में आया क्या करा मैंने, कि अगर आपके पास में तो इक्वेशन दे दे और उसको इस तरीके से सॉल्व करना हो तो आप कर सकते हैं। ये वाला इक्वेशन मैं आपको करवा देती हूँ, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको भी बोलते इक्वेशन नंबर 2, एंड s बाई 2 प्लस t बाई 3 इज इक्वल टू 6, s बाई 3 प्लस t बाई 2
s बाई 3 प्लस टी बाई 2 है ना, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं बोलते अभी अपन। क्यों नहीं बोला? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं रखी, तो फ्रैक्शन में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, मुझे तो लीनियर चाहिए है ना, डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं चाहिए। तो इस पूरे फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा क्या? तो एलसीएम 3 और 2 का कितना होता है? 3 और 2 का 6 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई एस से तो 2s प्लस 3 का मल्टीप्लाई टी से तो 3t इज इक्वल टू 6। डिनोमिनेटर में 6 इधर नहीं चाहिए तो उधर लेके जाओ, तो 6 से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके ही है, तो 6 6 जा 36, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करूँ आपका, क्योंकि मैं आपको हर तरीके से बता रही हूँ। पहले वाले इक्वेशन में मैंने पहले वाले क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 से मैंने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, अब मैं यहाँ से 2 से सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रही हूँ, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से मैं s की वैल्यू निकालूँ, तो 2s को ये रखे रहने देते, 3t इधर जाएगा तो 36 के पास में 3t माइनस हो जाएगा, और s कितना आ जाएगा बेटा, क्योंकि मुझे अकेला s चाहिए, 3t माइनस 36 माइनस 3t होल डिवाइडेड बाय 2, अकेला s आ गया। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। कर दो अब बेटा यहाँ से सब्स्टिट्यूट s इज इक्वल टू 36 माइनस 3t होल डिवाइडेड बाय 2। किससे निकाला था? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से निकाला। ये कहाँ से बनाई आपने? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से बनाई। तो किस में पुट करना पड़ेगा? 1 में पुट करना पड़ेगा। तो पुट इन सब्स्टिट्यूट, हाँ वो तो आ ही गया ना, इन 1 पुट क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट का मतलब ही पुट करना ही होता है। रख दे, तो s की वैल्यू क्या है? 36 माइनस 3t होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस का t इज इक्वल टू 3। ये क्या क्या मैम? अरे भैया s की वैल्यू निकाली मैंने, तो s की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखा ना, ओनली s की जगह, तो ये तो पूरा s लिखा मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर क्या लिखा आपने? t, तो t तो अपनी जगह पे चल ही रहा था ना, उसको थोड़ी ना छेड़छाड़ करना अपने को, उसको थोड़ी ना भगाना है, वो भी तो रहेगा ना, इज इक्वल टू 3। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व कर लो बेटा। पहले तो एलसीएम ले लो, क्योंकि t के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डायरेक्ट मत सॉल्व कर देना। 36 माइनस का 3t, 2 और 1 का एलसीएम बनेगा 2 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो माइनस का 2t इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास में 3। ये डिनोमिनेटर का, तो उससे ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये t की वैल्यू, ये भी t की वैल्यू, तो 3t और 2t टोटल हो गया 5t, 3 2 6, 5 नेगेटिव वेरिएबल वाला अकेला ही नंबर है, तो उसको उधर ले जाके शिफ्ट करो, नंबर को माइनस कर दो, ये बचा 5t, 36 में से 6 गया तो 30, 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? t की वैल्यू आ गई 6। t की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, तो पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देते हैं अपन, तो s इज इक्वल टू 36 माइनस 3t, t की वैल्यू 6 3 सा 18 बाई 2, तो s कितना बना बेटा? 18 2 सा s बन गया मेरे पास में 9। आंसर आया समझ में? तो कैसे भी करो बेटा, आंसर वैसे आना है, बस इस पे लगेगी प्रैक्टिस, ध्यान रखना है एलसीएम एचसीएफ का, और हमारे पास में जो प्लस माइनस के साइन है उनका खास ख्याल रखना, तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे इसके बाद में सब्स्टिट्यूशन के बाद में हमारे पास आती है एलिमिनेशन। सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब एलिमिनेशन के लिए कैसे करेंगे तो वो स्टार्ट करते हैं अपन। चलो, तो दो इक्वेशन दे रखे हैं आपके पास में, तो इसमें मुझे m फाइंड करना है। पहले तो मुझे x और y फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो m पता चलेगा उससे। तो कैसे फाइंड करोगे, या तो तुम्हारे ऊपर है, या तो एलिमिनेशन लगा दो, या तो सब्स्टिट्यूशन। तो अभी हमने सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ा है, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से बता देती हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये हो गया 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना। अभी तो मैंने एलिमिनेशन सिखाई, तो एलिमिनेशन से करवा रही हूँ, फिर अगर सब्स्टिट्यूशन का होगा तो वो भी बता दो। सॉरी,
मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया है और मेरे को एलिमिनेशन बताना है, तो आपको मैं अभी सब्स्टिट्यूशन से बता रही हूँ, देन फिर मैं आपको एलिमिनेशन से भी बता दूंगी यही क्वेश्चन को, ठीक है। जिसको जैसा कंफर्टेबल लगे आप कर लेना। तो फ्रॉम पहले वाले से ले लें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो 2x को क्या लिख सकते हैं अपन, 11 माइनस का 3y, और x कितना आ गया हमारे पास में 11 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय 2। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय 2 इन 2 में पुट कर देते हैं। तो 2 क्या है हमारे पास में, यहाँ से कर लो, 2x की वैल्यू 11 माइनस का 3y होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 24। बोलते बोलते लिखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में, ये 2 डिवाइड में, 2 से 2 कट जाएगा, क्या डायरेक्ट कट जाएगा, नहीं कटेगा तो अंदर एलसीएम ले लेना बेटा, मल्टीप्लाई करके एलसीएम, ये 11 माइनस 3y एज इट इज, माइनस बाहर चल रहा था 4 का, अब नीचे तो कुछ था ही नहीं एलसीएम लेने वाला कंसेप्ट, तो एज इट इज ही रहेगा, इज इक्वल टू माइनस का 24। ये कितने y हो गए हमारे पास में, ये टोटल होगा 7y इज इक्वल टू 24। अब ये 24 माइनस का है, नंबर के पास में ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, 7y उधर जाके भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये बना 35y, 35 इज इक्वल टू 7y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 5, और x की वैल्यू कितनी आएगी तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बता देती हूँ यहाँ से, है ना। x कितना आएगा मेरे पास में, तो 5 3 ज़ा 15, 15 में से 11 गया तो माइनस का 4 बचा, 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज माइनस का 2 बचा मेरे पास में। तो x और y आ गया आपके पास, पर ये थोड़ी निकालना था, फाइंड क्या करना था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 रख दें। y कितना आया था 5, m तो फाइंड करना है, x की वैल्यू माइनस का 2 प्लस का 3, तो मेरे पास प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये बच्चा माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से बच्चा 2 माइनस 2m, तो यहाँ से 2 को डिवाइड कर दो माइनस 2 से, तो m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, m की वैल्यू आएगी माइनस का 1। आंसर आ गया। चाहो तो वेरीफाई करके देख लो हमारे पास में कि -1 और x की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 2 को प्लस कर दे अगर अपन यहाँ से 3 से, तो 2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और यही 5 तो y है ना। तो कहीं से भी आप देख लेना, वेरिफिकेशन सही होना है आपका। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस, इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा। एलिमिनेशन, बार बार एलिमिनेशन ही आ रहा है मुझे, सब्स्टिट्यूशन बोल ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो चलो, सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं हम सिर्फ एलिमिनेशन कर ले तो क्या होगा, तो बेटा देखो क्या होता है ना, कभी कभी जब हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पर स्पेसिफाई कर देता है कभी कभी कि इन इक्वेशंस को आपको सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना है। फिर क्या करोगे, तब तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए बोल रही हूँ कि सब मेथड आपको आनी चाहिए, है ना। बस प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।